नमस्कार, मैं पंकज प्रसन्न। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी राष्ट्रीय खबर जम्मू कश्मीर से आई है। जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को भारतीय फौज ट्रेनिंग दे रही है हथियार चलाने की, और इसके साथ ही खबर ये भी है कि उन्हें हथियार भी मुहैया कराए जाएंगे। दरअसल हाल के दिनों में आपने एक खबर सुनी होगी कैसे जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड देखकर हिंदुओं की हत्या की गई, और इसके बाद सरकार इस पर बेहद गंभीर है। अमित शाह जल्द ही जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर भाजपा कोर कमेटी के साथ बैठक की है और इससे अलग भारतीय सेना द्वारा वहां ग्राम रक्षा दल के सदस्यों को ट्रेनिंग देना, और कहा यह जा रहा है कि उन्हें हथियार मुहैया कराए जाएंगे। अगर ये परिस्थिति बनती है तो एक सवाल और है कि क्या ये कश्मीर का सलवा जुडूम है। जो लोग सलवा जुडूम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब रमन सिंह की सरकार थी तो बस्तर, दंतेवाड़ा आदि के इलाकों में नक्सलियों का उत्पात था, और उन नक्सलियों के उत्पात को रोकने के लिए या वहाँ के आम ग्रामीणों की उनसे रक्षा करने के लिए स्थानीय लोगों को हथियार मुहैया कराए गए थे और सलवा जुडूम नाम का एक संगठन बनाया गया था। उसके बाद दोनों ओर से कुछ घटनाएं हुई। बाद में ये सलवा जुडूम बदनाम भी हुआ। ये कहा गया कि सरकार जो है वो आम जनता को हथियार देकर जनता के खिलाफ ही खड़ा नहीं कर सकती, और कई तरह के विवाद थे। क्या जम्मू कश्मीर में फिर एक बार उसी तरह की परिस्थितियों का निर्माण होगा, ये हमें नहीं पता, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी हैं उनमें से ज़्यादातर बाहरी आतंकवादी हैं या पाकिस्तान पोषित आतंकवाद है। वहाँ लोकल लोग, वो अब जो अभी की परिस्थिति है उसमें बहुत कम लोकल लोग ये जो आतंकवाद में जो फैला रहे हैं, टेरर ग्रुप्स में शामिल हो रहे हैं। देखना ये होगा कि वहाँ हालात कैसे बनते हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि आपको पता है कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, और उससे पहले आज जेपी नड्डा के आवास पर भारतीय जनता पार्टी के सभी महासचिवों की एक बैठक बुलाई गई। जो आधिकारिक रूप से बताया गया उसमें यह कहा गया कि जो कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है उसमें एजेंडा क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए, इस पर मंथन करने के लिए यह बैठक थी। लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में प्रस्तावित फेरबदल होने हैं और भाजपा में महासचिवों का स्थान, खास करके भाजपा संगठन की बात करें तो काफ़ी अहम हो जाता है। ऐसे में अगर कुछ लोग संगठन से मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं यानी सरकार में जाते हैं, और अगर कुछ लोग सरकार से वापस संगठन में उन्हें एडजस्ट करना है, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा जरूर हुई होगी। 2-3 नाम जो अभी हमें पता चले हैं कि जिनकी संभावित एंट्री मोदी मंत्रिमंडल में हो सकती है। हमने पहले ही आपको बताया था कि राजस्थान, तेलंगाना या कर्नाटका जो चुनावी राज्य हैं वहाँ से मंत्रियों की संख्या बढ़ सकती है, और बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ संख्या घटने की उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ के 1-2 लोग हटाए जाएंगे और वहाँ इंडक्ट किए जाएंगे। जो तेलंगाना से जो नाम सबसे आगे उभर कर आ रहा है वो है के लक्ष्मण का। के लक्ष्मण तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों उन्हें पसंद करते हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो संभावित फेरबदल जो होने वाला है उसमें मंत्री बनेंगे। राजस्थान से जिस शख्स की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो चर्चा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। इससे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मंत्री थे, लेकिन पिछली बार उन्हें हटा दिया गया था, और इस बार जैसी कि चर्चा है कि हो सकता है कि अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल से बाहर कर संगठन में काम दिया जाए, तो जो खेल मंत्रालय है वापस वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को मिलने की संभावना है। संभावना मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा अगर बिहार से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जिस नाम की चर्चा है वो है चिराग पासवान। 2-3 दौर की मीटिंग भी हुई, इस मीटिंग में क्या निकला हमें नहीं पता, लेकिन एक चर्चा है कि चिराग पासवान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। लेकिन अगर चिराग पासवान आते हैं तो बाहर कौन जाएगा? बाहर जाने वाले जिस शख्स की चर्चा की जा रही है उसके बारे में कहा जा रहा है कि अपने बयानों के कारण वो मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं और काम की वजह से कम। मोदी, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो परफॉर्मेंस चाहते हैं मंत्रियों से, वो बयानबाजी
अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा बयानबाजी पसंद नहीं करते, खास करके वैसी बयानबाजी जो कि सरकार के स्टैंड से थोड़ा अलग हो। तो आप अंदाज़ा लगाइए। हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर यह है कि ऑस्कर के लिए भारत से 3 फिल्में नॉमिनेट हुई हैं, द कश्मीर फाइल्स, कंतारा और RRR। इसमें कश्मीर फाइल्स मुंबईया फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म कह सकते हैं, बॉलीवुड बोलने पर कई लोगों को आपत्ति होती है, और बाकी 2 फिल्में साउथ की हैं, RRR और कंतारा। आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसे ऑस्कर के लिए जाना चाहिए भारत से? फॉरेन फिल्म कैटेगरी है उसमें। आज सोशल मीडिया में इसी बात की चर्चा है कि कश्मीर फाइल्स नॉमिनेट हो गई है, खास करके अनुपम खेर को बेस्ट एक्टर के लिए चुना गया है। तो आप क्या सोचते हैं इन तीनों फिल्मों में से ऑस्कर के लिए सबसे बेहतरीन बेट भारत से कौन सी फिल्म है? बताइएगा जरूर अपने कमेंट सेक्शन में। एक और बड़ी खबर है, आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये अर्बन नक्सल्स या बोलते हैं कि वैसे लोग जो कि वैचारिक खुराक मुहैया कराते हैं अतिवादियों को, उन पर लगाम बेहद ज़रूरी है। तो एक बड़ी खबर ये है कि शेहला रशीद JNU की पूर्व छात्र नेता हैं और इनके खिलाफ एक केस चल रहा था या आरोप था, यूँ कह सकते कि उन्होंने भारतीय फ़ौज के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीय फ़ौज कश्मीर में बलात्कार करती है और कुछ देशद्रोही कमेंट्स भी किए थे। अब शेहला रशीद के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाज़त दिल्ली के LG ने दे दी है। तो अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कई ऐसे लोग हैं जो कि भारत सरकार के टारगेट पर हैं, जो कि एंटी इंडिया, एंटी आर्मी जो स्टैंड लेते रहे हैं मानवाधिकार के नाम पर। और आम बोलचाल की भाषा में ऐसे ही लोगों को अर्बन नक्सल कहा जाता है। अब आते हैं झारखंड की ओर। झारखंड में अगर बड़ी पॉलिटिकल खबर की बात करें तो आपको पता है कि कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे झारखंड के दौरे पर हैं और कल रामगढ़ में एक बड़ी बैठक है। रामगढ़ में बैठक इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि वहाँ उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में चर्चा सबसे ज़्यादा इस बात की है कि कांग्रेस का टिकट किसे मिलेगा। हमने अपने एक वीडियो में बताया था कि जो ममता देवी के पति हैं बजरंग महतो, उनका नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा 1-2 लोग और हैं। तो क्या कल रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से कौन खड़ा होगा, उम्मीदवार के नाम पर भी मुहर लगेगी। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्व है अविनाश पांडे के दौरे का, और महत्व इस मायने में कि कांग्रेस के 5 बड़े नेताओं को अनुशासन समिति ने उन्हें निष्कासित करने की अनुशंसा की है। क्या अविनाश पांडे के इस दौरे में, क्योंकि वो प्रभारी हैं, उनके निष्कासन पर फैसला होगा? और ख़ास करके तब जब ये जो तथाकथित तौर पे बागी तो नहीं कह सकते हैं, असंतुष्ट नेताओं का जो ग्रुप है, कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश अध्यक्ष के बारे में जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए, यहाँ तक कह दिया आलोक दुबे, किशोरनाथ शाहदेव और राजेश गुप्ता छोटू, इन तीनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात गौर की होगी, इन्होंने कहा कि अगर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम चुनाव में उतरे तो बुरी तरह हारेंगे। इन्होंने ये भी कहा था कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जब से बने हैं तब से हर जिले में एक विवाद है आपस में। उन्होंने तो शब्द का इस्तेमाल किया जूता चप्पल चलने की नौबत आ रही है, तो हम इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन ये उनका आरोप था। इसके अलावा कई और गंभीर आरोप लगाए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पर इन नेताओं ने। तो क्या अनुशासन समिति ने जो सिफारिश की है और उसके बाद कल जिस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, तो क्या ये असंतुष्ट नेताओं के खिलाफ भी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे कोई बड़ा फैसला लेंगे? इसके अलावा और कई मुद्दे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की अब तक बैठक नहीं हुई जो यूपीए की बनी थी। उसके अलावा बार बार इस तरह का आरोप लगता रहा है कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आए घुटने टेक दिए हैं, वो यस मैन होकर रह गए। पार्टी के अंदर ही इस तरह के सवाल उठते रहे, ये आरोप हमारा नहीं है। तो इन सब बातों को मिला दिया जाए तो देखना ये होगा कि अविनाश पांडे के इस दौरे से, और खासकर रामगढ़ में जो कल प्रस्तावित बैठक है, 2 दिवसीय बैठक है, उसमें क्या कुछ निकल कर आता है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक अच्छी खबर है,
झारखंड से। और अच्छी खबर ये है कि झारखंड सरकार ने फैसला लिया था कि हम अपने 80 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड के माध्यम से चलाएंगे, और अब स्कूल बनकर तैयार हो गए हैं, सारा प्रोसेस हो गया है। हमें जो बताया जा रहा है उसके अनुसार इसी साल यानी 2023-24 का जो सेशन है, ये 80 स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न पर पढ़ाई होगी। सीबीएसई एफिलिएशन के लिए जो भी जरूरी प्रक्रियाएं हैं वो सारी कंप्लीट कर ली गई हैं, और ये इसमें से 48 स्कूल तो पूरी तरह बनकर तैयार हैं, और शेष जो 32 विद्यालय हैं उनका निर्माण अंतिम चरण में है। मार्च 2023 तक वो पूरी तरह तैयार हो जाएंगे। तो झारखंड के 80 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई बोर्ड की पढ़ाई होगी। यहाँ के बच्चे भी सीबीएसई माध्यम से पढ़ सकेंगे, टीचर्स को उस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक और खबर, अच्छी खबर है शिक्षा जगत से ही, कि जो प्रखंड स्तर पे जो झारखंड सरकार के जो स्कूल्स हैं, वहाँ एक हैप्पीनेस करिकुलम की बात कुछ महीनों पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की थी, और अभी जो ताज़ा जानकारी है वो है कि 27 जनवरी से प्रखंड स्तरीय 375 स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। हैप्पीनेस करिकुलम अगर आसान शब्दों में कहें तो आपने सोशल मीडिया पे कई वीडियो देखे होंगे कि कोई टीचर डांस करके पढ़ा रहा है, किसी ने ऐसी पोइट्री डिज़ाइन की है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्रिएटिव नए तरीके से बच्चों को खुश करते हुए जो पढ़ाने की प्रक्रिया है उससे ही हैप्पीनेस करिकुलम कहा गया है। तो वो हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट होगी उस बारे में बहुत इंटरेस्टिंग होगी कि स्कूलों में हैप्पीनेस करिकुलम के माध्यम से पढ़ाई हो रहा है तो किस तरह की पढ़ाई की जा रही है, टीचर क्या कर रहे हैं, और इन 80 सीबीएसई स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है क्या टीचर भी सीबीएसई बोर्ड के अनुकूल हैं, क्या उन्हें पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है, ये हम कवर जरूर करते रहेंगे। एक और गंभीर खबर है। खबर यह है कि राष्ट्रीय मीडिया में जोशी मठ के बारे में आपने लगातार चर्चा देखी होगी। झारखंड में भी एक जोशी मठ है, और केंद्र सरकार ने आपात स्थिति ऐसी है कि केंद्र सरकार ने आपात बैठक बुला ली है। शहर का नाम है झरिया। झरिया के नीचे, शहर के नीचे आग है, ये आप सबको पता होगा। सितंबर में, इसी साल जो सितंबर जो आया था 2022, इसमें केंद्र सरकार को यहाँ बीसीसीएल ने एक चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी में कहा था कि स्थिति भयावह है, झरिया शहर को खाली करा लिया जाए, क्योंकि बाद में अगर शहर भरभरा कर गिर गया तो हजारों लोगों के जान का भी नुकसान होगा, जो माली नुकसान होगा वो होगा। इसके बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई, और जो हमें जानकारी है उसके अनुसार प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि जल्द से जल्द झरिया शहर को खाली करा लिया जाए। जोशी मठ से बड़ा मुद्दा है, लेकिन चूंकि झारखंड का मुद्दा है, नेशनल मीडिया उसे इतना कवरेज नहीं दे रहा। अब खबरें बिहार की। बिहार में एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक सीनियर आईएएस हैं संजीव हंस, और आरजेडी के पूर्व विधायक हैं गुलाब यादव। इन दोनों पर 2021 में एक महिला ने रेप का आरोप लगाया था। आरोप ऐसा था कि दिल्ली के एक होटल में महिला को महिला आयोग की सदस्य बनाने के नाम पे गुलाब यादव, जो आरजेडी के पूर्व विधायक है, वो ले गए, और वहाँ पर संजीव हंस नाम के एक सीनियर आईएएस ने उस महिला के साथ रेप किया। ये मामला आया लेकिन दबा दिया गया। महिला पहुँच गई हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। पटना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रुपसपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुआ है। महिला ने अपनी जान को खतरा बताया है, और साथ ही महिला का ये कहना है कि मेरा जो बच्चा है, जो अब 4 साल का हो चुका है, ये आईएएस संजीव हंस का बच्चा है। और अगर महिला के आरोप सही हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब यह जांच शुरू हो रही है, तो बिहार में राजनीतिक भूचाल मचना तय है, क्योंकि एक वरिष्ठ आईएएस एक महिला के साथ दिल्ली के एक होटल में रेप करता है, और साथ में आरजेडी का एक पूर्व विधायक उसका वीडियो बनाता है। तो मामला सचमुच बेहद सनसनीखेज है। नमस्कार।